एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, परंतु एक देश, समाज और राष्ट्र का 75 वर्ष बहुत छोटा हिस्सा। परंतु यदि वो 75 वर्षों में कोई बहुत बड़ा चमत्कार करता है तो मानना पड़ेगा उस देश की एकता, उस देश के एक एक जन के मानस की एकता मानना पड़ेगा, उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य। और ये हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में एक व्यापक परिवर्तन हमने देखा है। और इसी भाव को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच अपने इकाइयों के माध्यम से देश भर में एक वैचारिक विमर्श को आमंत्रण दिया। उत्सव मनाते हैं, उमंग के साथ मनाते हैं, उत्सव आया चला गया, परंतु एक वैचारिक विमर्श को छोड़कर गया क्या? हम अपने 25 आजादी के 25 वर्ष भी मनाए हैं, 50 भी मनाए हैं, परंतु एक उत्सव रूप में मना दिए थे। देश के अंदर कोई खास परिवर्तन इस विषय पर हम नहीं सोचा, परंतु आज की तारीख में देश में परिवर्तन की बात सोच, एक लेखा जोखा कर रहे हैं कि अभी तक क्या हुआ, क्या करना है, कुछ आगे 10 वर्षों में, 20 वर्षों में, 25 वर्षों में, एक लेखा जागरण मंच ने भी सोचा कि हम भी एक लेखा जोखा विमर्श के माध्यम से करेंगे। देश का, देश की जो श्रेष्ठता है उस पर विमर्श करें, हमारी एकता है उस पर विमर्श करें, हमारी आत्मनिर्भरता की जो राह चल पड़ी है उस पर। अभी तक सिंबॉलिक रूप में यही बताया है कि देश के महापुरुषों का हम जीवन चरित्र याद कर लेते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी को याद कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब जन्म लिए, कहाँ लिए, क्या उन्होंने किया, कब देश छोड़ कर गए, कब जापान पहुंचे, कब उन्होंने बर्मा की बॉर्डर पर आकर युद्ध किया, तब वहां से पलायित हुए, मरे कि जिए है नहीं है, इसी वैचारिकता में हम लगे। बापू ने देश की आजादी दिलाई, सत्य के बल पर, अहिंसा के बल पर। उन्होंने इतना बड़ा दंडी मार्च कर लिया, अफ्रीका से आकर भारत में उन्होंने क्रांति की ज्वाला जलाई, कहीं चंपारण से उसको उन्होंने शुरू किया, की यात्रा। देश की जो मनीषा है, जो मनीषी है, देश के जो चिंतक हैं, जो भारतीय मनीषा है, जो भारतीय चिंतक हैं, उन्होंने देश को ले जाने के लिए कोई सपना देखा था क्या? इसका चिंतन कभी नहीं कर पाए। उनकी एक ऐसी सदी का भारत का कोई स्वरूप था, चिंतन था, कोई उस तरह की चित्र थी। महर्षि अरविंद के विचारों में एक ऐसी सदी का भारत क्या था? बापू आने वाले समय में किस तरह का भारत चाहते थे, इस पर हम विचार में हमारे स्वतंत्रता सेनानी किस तरह के भारत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने प्राण हथेली पर लेकर चल रहे हैं, इस पर हमने चिंता नहीं की, इस पर हमने विमर्श किया। आज इसकी आवश्यकता है आजादी के 75वें वर्ष।
क्या महर्षि अरविंद इसी खंडित भारत के लिए चिंतन कर रहे, हर्ष मना रहे थे देश की आजादी का? क्या बापू जो है देश की आजादी की इसी खुशी में थे कि भारत की दरिद्रता नहीं जाएगी? भारत के अंदर भारतीय परंपरा के अनुसार जीवन नहीं दिखाई पड़ा? इसी के लिए चिंतन उन्होंने किया था, संघर्ष किया था, कांग्रेस ने नेतृत्व किया था। क्या विवेकानंद ने भारत को बार बार वहां भारतीय के रूप में आह्वान इसी दृश्य के लिए किया था? आज भी विचार स्वामी विवेकानंद, भगनी निवेदिता, महर्षि अरविंद, श्री मां, बाल बाल लाल, अनेकानेक क्रांतिकारी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस किस भारत के स्वरूप को खड़ा करना चाहते थे? बापू ने कहा था कि हमारा भारत जो होगा, भारत की स्वतंत्रता जो होगी, स्वाधीनता जो होगी, वह ग्राम स्वराज्य। क्या हमारा ग्राम स्वराज हमारे पास वापस आ गया? किसी परिवर्तित रूप में ही वापस आ गया? आज ये विचार करने का विषय। बापू ने यहां तक आगे बढ़कर कहा कि वो ग्राम स्वराज्य होगा, वो राम राज्य होगा, लॉ एंड ऑर्डर की चरम परिणति होगी, शांति और विकास की अस्थायी भावना होगी। क्या किसी भारत के लिए उन्होंने राम राज्य सोचा होगा, जिस भारत में कहीं ट्रेनें जलती हुई दिखाई पड़ रही, जिस भारत में आतंकियों को हम सुरक्षित अड्डा भी दे रहे हैं? एक देश का बहुत बड़ा क्रांतिकारी हुए हैं सचिंद्रनाथ सान्याल। जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और एक जो जापान के बाद में चले गए घोष, राज बिहारी घोष, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। उसका एक सचिंद्र सान्याल ने मैनिफेस्टो लिखा, रिपब्लिका के नाम से वो प्रसिद्ध। जिस बात की आज भी हम कल्पना दुनिया के अंदर बैठकर नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं, पूरी दुनिया। उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, हमारा ऐसा लोग है जिस राइट टू रिकॉल की जो दुनिया में हामी भरता है कि हमारा लोकतंत्र बड़ी ही परंपराओं के साथ है, मजबूत है, वे भी अपने यहाँ राइट टू रिकॉल की व्यवस्था नहीं ला सकते। भारत का वो क्रांतिकारी जब अपने लोकतंत्र की जो हथियार उठाकर, शस्त्र उठाकर भारत की स्वतंत्रता दिलाना चाहता था, वह भी लोकतंत्र की कल्पना की। और उसने यह भी कहा कि लिच्छवी काम ने अभ्यास किया है, वैशाली गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र का हमने लोकतंत्र का अभ्यास किया, इसलिए हमारे लिए कोई विधा नहीं। तब कहा कि हम राइट टू रिकॉल है। आज विश्व के किसी भी देश में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था नहीं है। हम प्रतिनिधि एक बार चुन दिए तो चुन दिए, फिर कुछ उत्पाद करके ही उसको वापस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाए। संवैधानिक अधिकार कोई नहीं। परंतु अभी तो विश्व में इसकी चर्चा आज से कुछ वर्ष पूर्व शुरू हुई कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। अपने देश में भी जब प्रकाश आंदोलन खड़ा हुआ तो जब प्रकाश जी घूम घूम कर कहते थे कि हमारी आगे की जो व्यवस्था होगी, 74 का आंदोलन की जो परिणति होगी, उसमें हम राइट टू रिकॉल करेंगे। विश्व का किसी एक आध देश, छोटे देश, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऐसे कोई देश होगा
जिसमें राइट टू रिकॉल उनके संवैधानिक अधिकार में आया तो है, परंतु उसका अभ्यास नहीं, उसका पालन नहीं हो चुके। हमारे यहाँ भी कुछ छोटे मोटे तौर पर राइट टू रिकॉल पंचायती व्यवस्था में लाया है, अभी उसका भी कोई प्रयोग नहीं है। उस समय सोचिए 1925 इत्यादि के करीब वो देश का क्रांतिकारी कहता है कि हमने लोकतंत्र का अभ्यास किया है, हजारों हजार वर्ष पहले लिच्छवी का अभ्यास किया है, इसलिए हमारे यहाँ राइट। जब सुभाष चंद्र बोस रॉयल टोक्यो यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने पूरे विश्व की कल्पना आगे आने वाले समय में भारत की स्थिति क्या रहा होने वाली है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। उनके मन में, उनके मन मस्तिष्क में युद्ध का परिणाम भी था, और उसके बावजूद भी भारत की स्थिति का भी चित्रण था, और बड़े विश्वास के साथ वो कहते थे कि आगे आने वाला समय विश्व के अंदर एक मजबूत समीकरण, वैश्विक समीकरण, सामरिक समीकरण यदि देगा तो होगा। ये रॉयल टोक्यो यूनिवर्सिटी का उनके लेक्चर का, उन्होंने कहा कि ये जापान और रशिया ये बहुत दिन अलग नहीं रहने वाले होंगे। अभी युद्ध का कोई भयंकर परिणाम नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा कि जापान और रशिया बहुत, ये एशिया की शक्तियां हैं और इंडो प्रशांत की शक्तियां हैं, और ये फिर एक दूसरे के सहयोग में है। तो जो भारतीय मनीषा, भारतीय चिंतन, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का जो स्वप्न था, आज इस पर विमर्श आवश्यकता है। आजादी के इस 75 हम इस पर चिंतन, उस उनके चिंतन के स्वरूप के अनुकूल हम भारत को कैसे खड़ा कर सकते हैं। शायद उस दिशा में भारत बढ़ भी गया है, कुछ वर्षों से वैसा दिखाई नहीं। हम सभी इसका अनुभव भी कर रहे, चाहे वो वैश्विक स्तर की घटनाओं में हो या देश के आंतरिक स्थितियों के विषय में, परंतु उतनी ही तेजी के साथ भारत अनेकानेक चुनौतियों से एक साथ जुड़ रहा है। यह भी एक चिंता है। अभी कुछ वर्ष पहले तक हमारे लिए एकमात्र चिंता का विषय होता था आतंकवाद है, इसे कैसे निपटेंगे हैं, कि किस प्रकार से इसका हल निकालेंगे, माओवाद है फैल रहा है, इसका हल कहां से निकालेंगे, इतने में हम सिमटे हुए थे। आज कुछ वर्षों से आतंकवाद भी ठंडा दिखा है, वो अपने एक्टिव रोल में आज हमारे पास नहीं दिखाई पड़ रहा है कि सीरियल बम ब्लास्ट हो। माओवाद भी जंगलों में छिपकर दम हो चुका है। जो पूरी माँ की व्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखा था, आज वो घुटन महसूस कर रहा है। परंतु उसके बावजूद ही दिखाई पड़ा कि भारत के अंदर एक आग लगी हुई है, भारत चल रहा है। तो फिर यह कौन सी मजबूती हमारी मजबूती बन रही है। आज भारत वैचारिक संघर्षों में है। वैश्विक आक्रमण के वैचारिक संघर्षों में यूरोप अपनी वैचारिकता से शुरू दीवाला उसका टूट चुका है, आर्थिक पिटा हुआ है, वैचारिक यूरोप का वैचारिक दीवाला है। जिनकी कुछ एक अलग वैचारिकता थी, पूरा अरब जगत अब महसूस कर रहा है कि हमारी भी पहचान है, अलग अलग पहचान है,
हमारा भी एक राष्ट्रवाद है, हमारी भी राष्ट्रीय अस्मिता है, और अपने वो विस्तारवाद फैलाव से मुंह मोड़ चुका है, अपने विकास की ओर। उसकी लिए जो वैचारिक फैलाव था वो चीन को भी लगता है कि हमारी मूल वैचारिकता तो कुछ थी नहीं पूरी, हमारा ऐसा कोई महान जीवन दर्शन नहीं था। उसका कल्चर ठीक है कि 5,000 वर्ष पुराना, तो उसको लगता है कि कल्चर हमारा 5,000 वर्ष पुराना है, परंतु हमारा कल्चर तो कहीं ना कहीं अगल बगल से ले देकर हमने कल्चर का विकास किया था और उस पर हमारा विकास और ट्रेड के सहारे हम विश्व को बहुत दिनों तक, लंबे समय तक यूरोप तक गया कि मिलिटराइजेशन से हम विश्व को हाँक सकते हैं। उसका जो सैन्य पावर गिरा धीरे धीरे, उसको लगा कि नहीं हम विश्व नहीं सकते। अमेरिका को भी लगा कि हम सामरिक शक्ति बनकर और ट्रेड को, व्यापार को फैलावा देकर हम विश्व को अपने बस में कर सकते हैं। वो नहीं, विश्व को अपने पीछे खड़ा करने के लिए जो हम सामरिक शक्ति की कल्पना करते थे, विश्व को अपने पीछे खड़ा करने के लिए, विश्व को मार्गदर्शित करने के लिए हम अपने मिलिटराइजेशन को मजबूत करना चाहते थे, विश्व को अपने मुट्ठी में बांधने के लिए हम ट्रेड को मजबूत करना चाहते थे। और भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के हर एक व्यक्ति को निरोग रहने के लिए, पूरी वैश्विक मान्यता को निरोग रहने के लिए बता दिया, और उसने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी कहलवा दिया कि तुम योग करो, निरोग। अब इसने सीखा है, एक गजब है। जब विश्व कोरोना के अंदर करा रहा था, सभी देश जब उनकी एकमात्र चिंता थी कि हमारा वैभव कैसे बचेगा, समृद्धि कैसे बनेगी, हमारा ट्रेड कहां से रहेगा, तो भारत का प्रधानमंत्री विश्व योग क्षेत्र, भारत ने विश्व का योग क्षेत्र की कल्पना किया, और भारत की जो परंपरागत आरोग्य रहने के जो विधियां थी, उसने काढ़ा पिलाकर पूरे विश्व को कोरोना से बचाने का, और विश्व ने स्वीकार किया हम कोरोना से भी लड़ सकते हैं। भारत का काढ़ा, जिस समय दुनिया अपने ट्रेड की चिंता कर रही थी और कोरोना के मास्क और किट इसका जिनके हाथ में उत्पादन था वो विश्व को ऐंठ रहे थे, उस समय भारत जिसके यहाँ मास्क बन रहा था, किट बन रहा था, कोई मुंबई की एक कंपनी बना रही थी, और तब भारत ने आत्मनिर्भरता के बल पर, आत्मनिर्भरता की मानसिकता से खड़ा होकर अपनी घरेलू आवश्यकताओं को भी पूरा किया, और विश्व के अन्य अनेकों देशों की आवश्यकताओं को भी मास्क और किट की आवश्यकता। ये भारत की आत्मनिर्भरता विश्व के कल्याण है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कभी, जब उनसे किसी ने पूछा, जैसी जर्जर स्थिति है भारत की, वर्षों से गुलाम बना हुआ है, हजारों वर्षों से, कभी जौनों का रहा, मुगलों का रहा, आज अंग्रेजों का गुलाम है, यूरोप का गुलाम है। इसका जो व्यक्ति हजारों वर्षों से गुलाम रहे तो कुछ नहीं, मर जाएगा। बड़े विश्वास के साथ स्वामी जी ने कहा कि भारत मरेगा, और उतनी दृढ़ता के साथ कहा यदि भारत मर गया तो विश्व की मानवता मर जाए।
इसलिए उस प्रश्न पूछने वाले को बहुत ध्यान में नहीं आया। कोरोना मरना देख लिया। यदि भारत मर गया रहता तो विश्व की मानवता का जीवित करने के लिए अपना काढ़ा पिलाना, अपनी आवश्यकताओं की किट उपलब्ध कराना, दूसरे को भी कराना, और यहाँ तक कि विश्व में यदि टीका बनाने की यदि होड़ भी लगी थी, सारे टीके विश्व के देश अपने लिए बनाए। भारत ने टीका बनने से पहले ही, भारतीय टीका बनने से पहले ही आश्वासन दे चुका था, हम विश्व के अनजान देशों को, गरीब देशों को, अफ्रीकी देशों को, पड़ोसी देशों को मैं टीका प्रदान करूंगा और उनको बचाऊंगा। ये सही उनका था। यदि भारत मर जाएगा तो वैश्विक मान्यता। उन्होंने कहा कि ये वेदांत जो हमारा है ये विश्व मान्यता का धर्म है। और फिर आगे स्वामी जी कहते हैं कि हमारा जो विकास है, हमारी भारत का जो अभ्युदय होगा वो धर्म अध्यात्म धुरी होगा। वो धर्म से परिपूरित होगा, अध्यात्म से परिपूरित होगा, वो भारत खड़ा। उस भारत में भारत का अभ्युदय आज दिखाई पड़ रहा है। एक बात उन्होंने ये भी कह दी कि हमारा विकास समाज और विज्ञान के आधार पर नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म को फैलाओ, जितना फैलाना है धर्म का विकास कर दो। और तब उन्होंने कहा कि जब धर्म का विकास हो जाएगा तो तुम्हारा कर्म जो है वो धर्म ही होना चाहिए, और तुम्हारा धर्म जो है वो कर्म ही। क्योंकि ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद का धर्म उपासना से नहीं, उनका धर्म सेवा से था, समर्पण से था, त्याग से था। और आज जो भारत के सामने समस्याएं हैं, यदि स्वामी विवेकानंद के रास्ते से हम चल कर यदि अपना विकास करते हैं तो आज भारत की समस्याओं से आसानी से हम जुड़ सकते हैं। वह क्या है? वंशवाद। वह क्या है? जातिवाद। वह क्या है? क्षेत्रवाद। ये जातिवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद, इनके साथ हम अच्छे संघर्ष करके उनको पराजित कर सकते हैं। वो सेवा, त्याग और समर्पण की समय की एक्सरसाइज। यही भारत की एकता है, अर्थात भारत एक। भारत एक रहेगा, समाज उन्नत भारत। और जब उन्नत भारत खड़ा होगा तो विश्व का कल्याण होगा, विश्व की शांति और समृद्धि दोनों सुरक्षित हो, हर एक मानव समृद्ध बने, जन जन उसका लाभ उठाए। अब एक बहुत बड़ी घटना नहीं है, घटना तो बिल्कुल छोटी सी। कभी 2007 में हमारे ऋषि साहब बहुत उसका अध्ययन किए होंगे, जानते भी। एक क्वाड करके संगठन, वो एक छोटी बड़ी छोटी बातों पर बना था। आपदा के समय, डिजास्टर के समय हम समुद्र का बेहतरीन उपयोग क्या कर सकते, कितने के लिए बना? किसी अस्मिता की सुरक्षा के लिए, किसी पहचान की सुरक्षा के लिए नहीं बना। कुछ 2-3-4 देशों ने वो संगठन का निर्माण किया और कहा कि जब आपदा आती है, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जो विभिन्न बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं, उस स्थिति में हमारी सारी जो सुविधाएं छिन्न भिन्न हो जाती है, संसार हमारे समाप्त हो जाते हैं। उस डिजास्टर के अंदर हम बहुत कुछ खो देते हैं, उसमें समुद्र का बेहतरीन उपयोग क्या कर सकते। इतने से शुरू हुआ, चलता था, बाद में वो मृत्यु प्राय, बहुत कम नहीं था उसमें।
बहुत दूरदृष्टि भी नहीं थी, परंतु आज जब भी दुनिया के नक्शे के ऊपर विचार करते हुए स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर जो विचार दुनिया कर रही है, तो एक बार वर्ल्ड की चर्चा कर। हम जानते हैं कि पड़ोसी है हमारा, जो दुनिया में विस्तारवाद के नाते ही जन्म लिया, उसका जन्म ही विस्तारवाद के नाते। जो कभी चीन की दीवार के अंदर हुआ करता था, आज वो चीन अपनी दीवार से बाहर निकलता मानवता को रोकते, विश्व के अंदर व्यापक तनाव खड़ा करते हुए कहीं मंगोलिया को कब्जा किया, कहीं पूर्वी तुर्किस्तान को कब्जा किया, कहीं तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया, और उससे भी ज्यादा उसको आगे बढ़ना था। अभी सोचा कि हम विश्व के ट्रेड पर अपना अधिकार जमा लें, विश्व की समृद्धि संपदा पर अपना अधिकार जमा लें, और अच्छा, इसलिए वो एक समय का मलय सागर उस पर अपना अधिकार, उस पर अपने अधिकार होने की घोषणा कर रहा है साउथ चीन सागर। तो बड़े आश्चर्य लगा, एक दिन हम भी पेपर पढ़ रहे थे, आज तक हमको नहीं समझ में कि किसी शब्द के प्रयोग से कहीं की शांति भंग हो जाती लगा होती है, इसीलिए किसी शब्दों को खेल खेलता है। आदमी शब्दों का कभी कभी खेल, पहले कभी किसी ने प्रचलित कर दिया होगा एशिया पैसिफिक। अब जिनको लगता है कि एशिया पैसिफिक कहने से इस पर हमारा अधिकार कुछ न कुछ सुरक्षित है, इस पूरे क्षेत्र प्रशांत महासागर जहां आता है, हिंद महासागर जहां पर पहुंचता है, वो एशिया पैसिफिक किसे हो गया भाई? तो लोगों ने उसको इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया, था ही इसलिए कहना शुरू कर दिया। अभी क्वाड का सम्मेलन हुआ तो यूएसए का राष्ट्रपति ने आया, उन्होंने कोई एक बयान दे दिया कि इंडो पैसिफिक के अंदर सब तरह की सुरक्षा भावना के लिए मैं खड़ा हूं। चीन का एक बयान है, इंडो पैसिफिक का अगर इस क्षेत्र की शांति और हमारी इस क्षेत्र की अखंडता को भंग न किया, एशिया पैसिफिक कहने से क्षेत्र की अखंडता कायम हो गई। तो मलय सागर था जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद चीन ने कुछ अपनी दादागिरी दिखाई और विश्व के तमाम नक्शों में कहीं उनको डुप्लीकेट बनाकर उसने चीन सागर लिखना शुरू किया। बाद में ये स्थिति आ गई, उस पर किसी ने उस समय विश्व ने सामरिक दृष्टि से ध्यान नहीं दिया और वो साउथ चीन सागर कहते थे। वो तो साउथ चीन द्वितीय विश्व युद्ध के पहले कभी फिलीपींस सागर भी कहा है। जब स्पेनी फिलीपींस पर कब्जा कर लिए थे, उसको फिलीपींस सागर भी कहा। उसके